इस समय मौजूद हैं पश्चिमी चंपारण जिले के जमुनिया बाजार में। तस्वीरों में आप दिख रहे होंगे, हमारे साथ शैलेंद्र गढ़वाल जी हैं। इनको जन जन का नेता भी कहा जाता है। अगर इनकी बात करें तो विरासत में इन्हें समाज सेवा मिला है, लेकिन राजनीतिक के क्षेत्र में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इनको भारतीय जनता पार्टी ने कई जिम्मेवारियां भी सौंपी थी, और हाल ही में इन्हें जो नीतीश सरकार है और भारतीय जनता पार्टी है, इनको बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इनके घर वापसी के दौरान नरकटिया शहर की कहें या बेतिया कहें, पूरे जिले में इनका कई जगहों पे भव्य स्वागत किया गया था। तो ऐसे में इनकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी पहचान जो है जन जन के नेता के रूप में है। और खास करके ये जो थारू बाहुल्य क्षेत्र है, जमुनिया कहें, सौदरा कहें, हरनाटार कहें, तो हमेशा ये थारू समुदाय के लिए भी मुखर होकर उनके आवाज को उठाना, उनके सुख दुख में खड़ा होना इनकी मतलब एक कार्यशैली रह चुकी है। तो हम सीधे शैलेंद्र गढ़वाल जी से जानना चाहेंगे कि इन्हें जो नई जिम्मेवारी मिली है वो किस कदर वो अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करेंगे। शैलेंद्र गढ़वाल जी, सबसे पहले तो आपको बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपका जिले भर में स्वागत हुआ है घर वापसी पर। इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र गढ़वाल जी, आपकी पहचान एक लोकप्रिय और जन जन के नेता माने जाते हैं। आपने 2020 में वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था भारतीय पंचायत पार्टी से। उस पार्टी का कहीं कहीं तक कोई भी जनाधार नहीं था, लेकिन जब ईवीएम का पिटारा खुला तो लाखों वोट हासिल करके आपने बड़े बड़े पार्टियों को चौंकाने का काम किया। ये सर, ये लोगों का प्रेम है क्योंकि ये जो चंपारण की जो माटी है, ये ऐसी माटी है कि एक तरह से कहिए कि हम लोग बार बार ठगे गए हैं, छले गए हैं। हम लोग तो वो पारस के पत्थर हैं जो दूसरे को छू देते हैं तो वो सोना बन जाता है। हम लेकिन वहीं पत्थर के पत्थर बने और इसी मिट्टी में माने बाकी सब चीजों से महरूम रहते हैं, वंचित रहते हैं। 5 साल आप जिला परिषद अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपने अपने कार्यकाल में बहुत ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं लोगों के उत्थान के लिए, क्षेत्र के उत्थान के लिए। फिर जब 2022 में चुनाव आया तो आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। अगर उस समय के चुनाव की बात करें तो इस जिले में एक लोकसभा सांसद थे, एक राज्यसभा सांसद थे, एक डिप्टी सीएम थी, एनडीए के 8 विधायक थे। फिर भी आपको वहां मात खानी पड़ी राजद के समर्थित उम्मीदवार से, जबकि जिले में राजद का कोई भी जनाधार नहीं था। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है, वैसे मीडिया का भी मानना है, लेकिन मेरा मानना था कि आपके साथ उस समय विश्वासघात हुआ। आपका मानना है तो बात ऐसे ही नहीं निकलती है, इसमें कुछ न कुछ बात होगी, लेकिन मेरी जानकारी में उतनी है नहीं, क्योंकि हम लोग तो सीधे साधे लोग हैं, ट्राइबल हैं। अब छल कपट उतना समझ में आता नहीं है। अब हो सके आगे ज्यादा समझ में आए। पार्टी के प्रति हमेशा निष्ठावान रहना, समर्पित रहना। पार्टी ने आपको जो जिम्मेवारी दी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आपने अपने कार्यों का बखूबी निर्वहन भी किया। बिहार के कई क्षेत्रों में जाके 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, कई प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करना, दिन रात एक करके उनके पक्ष में वोट मांगना, और कहीं ना कहीं आपकी मेहनत जो है वो रंग लाई। और जिस जिस क्षेत्र में आप प्रचार के लिए गए, वोट मांगने गए एनडीए या भाजपा के प्रत्याशियों के लिए, वहां जीत हासिल हुई। उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, एक दो जगह हार भी हासिल हुई, लेकिन जो रिपोर्ट था, जो मुझे समझ में आया, मैं ईमानदारी से जो शीर्ष नेतृत्व है उसको कहा कि ये स्थिति है, ऐसी ऐसी स्थिति है। लेकिन क्या है कि बहुत दूर का क्षेत्र था, वहाँ अपना प्रभाव कोई बहुत ज्यादा नहीं था। अपने तरफ से जितनी भी कोशिश थी हमने की, क्योंकि हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जहां उचित समझी वहां उन्होंने लगाया, और हम लोग मैंने अपनी तरफ से जी तोड़ मेहनत करके जो हम लोग से हो पाया हम लोग ने किया। और आगे जो भी जिम्मेवारी देगी पार्टी, उस हिसाब से हम लोग करेंगे।
अब जैसे उसके लिए चलिए आपके चैनल के तहत ही एनडीए सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम जिस क्षेत्र पे हम काम कर रहे थे उसी क्षेत्र में एक मतलब ताकत के साथ काम करने का एक मौका मिला है, तो इस पे हम खरे उतरे। अब तो दायरा भी बढ़ गया है। पहले आपकी जो राजनीति थी पश्चिमी चंपारण जिले तक ही सीमित थी, अब पूरे बिहार को आपको देखना है, क्योंकि आप आयोग के अध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेवारियां भी बढ़ गई हैं। उसके साथ साथ आपको अपने क्षेत्र के लोगों को भी देखना है। जो थारू बहुल इलाका है वहाँ विकास की कई तरह की कमियां हैं। जो विकास होना चाहिए पिछले 20 सालों में वो नहीं हो पाया है। आज भी जो थारू बहुल इलाका है अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। उस दिशा में क्या पहल होगी सर आपकी? सर देखिए, अभी तो हम लोग को एट्रोसिटी पे ज्यादा काम करना है। जो भी सामाजिक अनियमितताएं हो रही है, जो गैप है दोनों के बीच में, वो पार्टी जाए, उसमें समानता हो। मेन प्राथमिकता तो वो है। जहां विकास का ये है, क्योंकि हमारे यहाँ से जैसे आप केस लड़ते हो एक वकील की जरूरत होती है, अब शायद इनको एक वकील मिल गया है, इनकी बातें आगे तक पहुंच जाएगी। और मुझे आशा है कि एनडीए सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर बात उन तक पहुंच जाए तो चीजें और आसान हो जाएगी और लोगों के पास जो सुविधा से जो वंचित है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा माना जाए कि जो शैलेंद्र गढ़वाल हैं वो आम जनता की आवाज बनकर, वकील बनकर उनकी आवाज को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे। जी सर, बेहिचक, और ये मैं दावे के साथ कर सकता हूं, मैं इनके बीच में पुल का काम करने का जो मौका मिला है ये मैं करूंगा। तो शैलेंद्र गढ़वाल जी, एक सवाल और है, भले ही थोड़ा सा कड़वा सवाल है, इसको आप अन्यथा नहीं लीजिएगा। अभी चुनाव आने वाला है, नवंबर अक्टूबर में चुनाव होना है बिहार विधानसभा का, उसमें भी आपकी अग्रणी भूमिका रहेगी, तो उस चीज को कैसे मैनेज कीजिएगा? देखिए, जो भी मतलब हमको तो मतलब जो शेड्यूल ट्राइब है उसके बीच में काम करना है, और बाकी जैसे जैसे मान लीजिए उसके बीच में काम करते हैं तो हो सके सरकार को इसका फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन चुनाव प्रचार से हम लोग अलग रहेंगे। चुनाव प्रचार से अलग रहेंगे? जी, चुनाव प्रचार से हम लोग अलग रहेंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार में हम लोग को इन्वॉल्व नहीं होना है। अब ये संवैधानिक पद है, हम लोग चुनाव प्रचार से अलग। तो ऐसा माना जाए शैलेंद्र गढ़वाल जी की जो वैसे तो पूरी जिम्मेवारी आपके पास बिहार की है, लेकिन जो आपका क्षेत्र है वो आपके 3 साल के कार्यकाल में जो भी यहाँ बदहाली है वो दूर होगी। जो थारू बहुल्य समाज के लोगों की जो मांगे हैं, जैसे अभी आपका एक ताजा उदाहरण है, जो ये वन क्षेत्र पड़ता है ठोरी जाने पे, वहाँ वन विभाग द्वारा लोगों से एंट्री के नाम पे उगाही होती है। आपने आते ही मंगुराहा वन क्षेत्र में मंगुराहा जाकर वन अधिकारियों के साथ बैठक किया था, दिशा निर्देश दिया था। इन सब चीजों पे रोक लगेगी क्या? जी बिल्कुल लगेगी, और लगनी ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सरकार को सोचना पड़ेगा। जो वन है कहीं ना कहीं, जैसे हमको लगता है, जो मेरी समझ है कि जमींदारी प्रथा खत्म हो गई, लेकिन सरकार वन विभाग जो है उसको सबसे बड़ा जमींदार बना के बैठा है। इसमें कहीं ना कहीं उनके नियम में उसको बदलाव कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। और पता नहीं, मैं तो भारत सरकार को भी ये कहना चाहूंगा कि सर कुछ फंड लेने के लिए हम लोग WWF, वो 14 कंट्री ही ऐसे हैं जिनको मतलब कहा जाता है पर्यावरण के नाम पे, भाई आप अपने यहाँ टाइगर पोसिए, फॉरेस्ट लगाइए। यूएस क्यों नहीं करते हैं? यूके क्यों नहीं करता है? सारा पॉल्यूशन तो वो लोग फैलाते हैं। और जैसे कि जो कोपेनहेगन समिट था उसमें कहता है कि अभी तक जो कार्बन एमिशन है उसको अगले 10 साल में जो अगला बैठक होगा उस तक 10% कम करना है। तो लेकिन करें हम, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री है, हम अपने यहाँ जंगल बढ़ाएं, हम अपने यहाँ बाघ पोसे और पॉल्यूशन वो फैलाएं। इसमें सरकार को विचार करनी चाहिए कि हम सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए सिर्फ अपने यहाँ पर्यावरण करें। माना पर्यावरण बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ हम ही क्यों? ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ मेरे यहाँ थोड़ी हो रही है, पूरे वर्ल्ड में हो रही है। कंट्रीब्यूशन सबका होना चाहिए। अगर जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे नेपाल, वो छोटी सी कंट्री है, वहाँ फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा है। ये भूटान है, 90% कहते हैं फॉरेस्ट कवर है। तो
तो उसको कहते हैं वो 10% और इमिशन कम करे, तो वो तो बेचारा पोल्यूशन फैला ही नहीं। मान लीजिए वो हाइड्रो पावर से बिजली बनाते हैं, बाकी से करते हैं, तो क्या उनको हक नहीं है अपने यहाँ डेवलपमेंट का? ये कहीं ना कहीं, ये जैसे जयशंकर साहब कहते हैं, ये यूके जो है और यूएस की ये दादागिरी है कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनपे डेवलपमेंट नहीं हो, उनपे सारा यहाँ मतलब इतना पेड़ लगवा दो, अपने यहाँ आराम से पॉल्यूशन फैलाते रहो। शैलेंद्र गढ़वाल जी, आखिरी एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, आने वाले 3 सालों में जी क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकता होगी? सर, प्राथमिकता तो है जो ट्राइबल क्षेत्र है उसी में हमको काम करना है, और लेकिन ये जो है 3 साल में, जैसे किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। हम चाहते हैं कि पहले लोगों के पास जाएं, उनकी समस्याएं क्या हैं उसको समझें। हम लोगों में ये अवेयरनेस दिलाना चाहते हैं, उनको जानकारी दिलाना चाहते हैं। लोग ये समझते हैं विकास का मतलब सिर्फ यही समझते हैं कि पीसीसी बनना चाहिए, पुल पुलिया बननी चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन जब तक कोई बैकवर्ड कैसे होता है या दबा कुचला कैसे होता है, आदमी सोशली बैकवर्ड होता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड होता है और एजुकेशनली बैकवर्ड होता है। जब इन तीनों का जब तक सुधार नहीं होगा किसी क्षेत्र का, और कहीं भी एक बैग जब विकास होता है, दैट इज ब्लंडर, वो परमानेंट नहीं होता। सर, क्षेत्र के लोगों से क्या अपील होगी आपकी? क्षेत्र के लोगों से ये अपील होगी कि आइए, जो आपके साथ बुरा हो रहा है उसके लिए आप आवाज उठाइए, उसके लिए आप लिख के देना सीखिए। और हाँ, और दूसरे के बहकावे में आके भी कभी कभी ऐसा भी होता है, लोगों को तीसरा कोई चौथे को फंसाता है, उसके बहकावे में आके गलत केस किसी पे ना करें। ठीक है, तो हमारे साथ जो बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं, आपने सुना शैलेंद्र गढ़वाल को। इनका सीधे तौर पे कहना है कि जो इन्हें जिम्मेवारी मिली है उसे निभाने की दिशा में ये बखूबी प्रयास करेंगे, और उसके साथ साथ लोगों को ये जागरूक भी करेंगे उनके अधिकारों के प्रति। और इसके साथ साथ पूरे बिहार की जो जिम्मेवारी है उसके अलावा ये अपने क्षेत्र को भी जागरूकता के साथ साथ विकास की एक नई पहचान देने की दिशा में भी ये पूरी तरह तत्पर और समर्पित रहेंगे। सहयोगी पवन कुमार के साथ राजेश कुमार, रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज, बेतिया।